वंदे मातरम दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लासों में काफी कुछ जानकारी ली है, जैसे कि कल जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट से और चार्टर एक्ट 1813 तक की जानकारी प्राप्त कर ली थी। और मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और लाइक कीजिए, और कमेंट आप हमेशा यूट्यूब पे ही कीजिए ताकि हमें आपका पता चलता रहे कि आप हमारे वीडियो से कितने सहमत हैं या नहीं है। ठीक है, तो आज इसी क्रम में अपन अपने नई जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा चार्टर एक्ट 1833। देखिए भाई, चार्टर एक्ट 1833 तीसरा चार्टर एक्ट है। मैंने आपको बताया था ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के बाद प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल में 4 चार्टर एक्ट लेके आए गए थे। पहला चार्टर एक्ट 1793 में लाया गया, उसके 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट 1813 लाया गया, उसके 20 वर्ष बाद तीसरा चार्टर एक्ट 1833 लाया गया, और 20 वर्ष बाद चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853 लाया गया। क्लियर? तो इसी क्रम में जो हमारा तीसरा चार्टर एक्ट है वो आता है 1833। अब हम देखते हैं कि इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। क्लियर? तो देखिए भाई, इसका पहला प्रावधान, इस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो पहली बात देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो शासन प्रणाली थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसे केंद्रीकृत कर दिया गया था। कैसे किया गया तो वो देखते हैं। पहला टॉपिक, प्रशासनिक केंद्रीकरण इस अधिनियम के द्वारा कैसे किया गया। देखिए आप, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। मतलब इस एक्ट तक गवर्नर जनरल था बंगाल में, लेकिन इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर? इस अधिनियम के तहत प्रशासनिक केंद्रीकरण किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चूंकि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसलिए भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर? चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, इसलिए भारत का भी पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर? दूसरी बात देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। क्लियर? दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, क्या कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है भारत में, लेकिन दास प्रथा पर पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध है वो कब लगाया गया, 1843 में। तो ये दूसरी बात क्लियर हुई कि 1833 चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित घोषित किया गया था, लेकिन दास प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगाया जा चुका, 1843 में। क्लियर? दो बातें। तीसरी बात आते हैं, 1813 चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि 1813 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी की व्यापारिक मान्यता को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा था। मतलब कंपनी की व्यापारिक मान्यता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं की गई थी। लेकिन इस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मान्यता पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। बात समझ में आ रही है आपको?
कि 1833 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मान्यता पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। केवल कंपनी की राजनीतिक शक्तियों का ही विस्तार किया गया। समझ में आई क्या बात? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहां व्यापार करने आई थी, लेकिन 1833 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी की व्यापारिक मान्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है और ईस्ट इंडिया कंपनी की केवल राजनीतिक शक्तियों का विस्तार किया जाएगा। समझ में आई बात? अगली बात, चौथा प्रावधान देखते हैं। चौथा प्रावधान देखिए भाई, चौथे प्रावधान के अंतर्गत अपन वापस बैक साइड में चलते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया था, जिसे क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल की परिषद। क्लियर? अब इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाले चौथे सदस्य को किस रूप में नियुक्त किया जाएगा? एक विधिक सदस्य। विधिक सदस्य मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में जो चौथा सदस्य नियुक्त किया जाएगा वो विधिक क्षेत्र या कानूनी क्षेत्र से होगा और इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा? कानूनी सदस्य भी। तो इस अधिनियम के तहत जो पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य जोड़ा गया था या नियुक्त किया गया था, उसका नाम क्या था? लॉर्ड मेकाले। और आपको पता हो तो इन्हीं लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। सॉरी, विधि आयोग का गठन इनके द्वारा ही किया गया था। क्लियर? अगली बात, इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों को भारत में स्थायी रूप से बसने, संपत्ति खरीदने और संपत्ति बेचने का भी अधिकार दिया गया। अंग्रेजों को भारत में स्थायी रूप से निवास करने, संपत्ति खरीदने एवं बेचने का अधिकार। तो यह आपका चार्टर एक्ट 1833 कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले प्रशासनिक केंद्रीकरण किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। चूंकि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसलिए भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरी बात, इस अधिनियम के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, परंतु दास प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कब लगाया गया? 1843 में। तीसरी बात, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मान्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। केवल कंपनी की राजनीतिक सीमाओं का ही विस्तार किया गया। अगली बात, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाले चौथे सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में जोड़ा गया और पहला कानूनी सदस्य कौन था गवर्नर जनरल की परिषद में? लॉर्ड मेकाले। और लास्ट प्रावधान है कि अंग्रेजों को भारत में स्थायी रूप से निवास करने, संपत्ति खरीदने एवं बेचने का अधिकार इसी अधिनियम के तहत दिया गया। आशा करता हूं आप सबको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, यह अधिनियम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपन बढ़ते हैं अब अपने अगले अधिनियम की ओर। हाँ भाई, तो हमारा अगला चैप्टर आ रहा है चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853। हाँ भाई, देखते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। तो देखिए भाई, इसका पहला प्रावधान था, इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया। मैंने आपको पहले एक बेसिक बात पे आते हैं। आपको बताया था कि 1773 से और 1857 तक भारत में किसका शासन रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1857 के बाद मतलब 1858 से और 1947 तक भारत का प्रशासन किसने संभाला है? ब्रिटिश ताज ने। मतलब 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया गया था। क्लियर? तो इस अधिनियम में ही पहली बार ब्रिटिश संसद ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश संसद जब चाहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका शासन छीनकर अपने हाथों में ले लेगी। मतलब ब्रिटिश संसद जब चाहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीनकर अपने हाथों में ले लेगी। तो पहली बार यह घोषणा इसी अधिनियम में की गई।
प्रावधान है ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन कभी भी अपने हाथ में ले सकती है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, इस अधिनियम के तहत चार्टर एक्ट 1853 के तहत एक खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवाने का प्रावधान किया गया कि प्रतिवर्ष लंदन में एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिस प्रतियोगी परीक्षा का नाम क्या होगा? आईसीएस, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज नामक प्रतियोगी परीक्षा प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले जो विद्यार्थी होंगे या जो प्रतियोगी होंगे उन्हें किस पोस्ट पर नियुक्ति दी जाएगी? कलेक्टर की पोस्ट पर। क्लियर? अब देखिए भाई, भारत में इस प्रतियोगी परीक्षा का सर्वप्रथम आयोजन 1919 में इलाहाबाद में किया गया था और इस प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपका चार्टर एक्ट 1853 कंप्लीट हुआ। क्लियर? अब इसके पश्चात हम बढ़ते हैं हमारे अगले अधिनियम की ओर। क्लियर? जो लोग मेरे वीडियो को देख के नोट्स बनाना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स बना सकते हैं, आप या पॉज कर करके बना सकते हैं। आपके लिए जो ये सामग्री है ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं वादा करता हूं आपसे, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए ये सारगर्भित सामग्री है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज आप इसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार कीजिए घर पे, क्योंकि मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले अधिनियम की ओर, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए भाई, इस 1858 के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई हमारे देश में, आप सभी को पता है उसका। हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे आप 1857 की क्रांति भी कहते हैं। क्लियर? तो 1857 की क्रांति के कारण भारत में एक राष्ट्रवाद की भूमिका प्रबल थी, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना प्रबल थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। इसलिए ब्रिटिश संसद को लग रहा था कहीं ना कहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि जो शासन इतने सालों से चला आ रहा है उसको उखाड़ फेंकने की हिम्मत कैसे आई भारतीयों में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। मुख्य प्रावधान क्या क्या थे उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो प्रावधान था उस पहले प्रावधान पर बात करते हैं कि इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया और भारत का शासन किसके पास चला गया? ब्रिटिश ताज के पास। क्लियर? भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के पास चला गया। पहला प्रावधान। अब जो ब्रिटिश महारानी है वो भारत की साम्राज्ञी के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि वो कहां की साम्राज्ञी है? ब्रिटेन की। और भारत किसका उपनिवेश है? ब्रिटेन का। इसलिए भारत की सामग्री भी किसे कहा जाएगा? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को। महारानी विक्टोरिया भारतीय साम्राज्ञी के रूप से के नाम से जानी जाएगी। अगला प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए भाई, पहले जो गवर्नर जनरल था वो भारत में किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था? बताइए आप। पहले गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के
प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य कर रहा था, लेकिन अब गवर्नर जनरल ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम करेगा। इसलिए अब गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाएगा? वायस राय के नाम से भी जाना जाएगा। क्लियर? देखिए भाई, अब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला वायस राय भी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। अगर मान लीजिए आपसे यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल भारत में कौन था, तो आप इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। मुझे इसका जवाब यूट्यूब कमेंट सेक्शन में चाहिए कि भाई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आप सभी इसका जवाब मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्लियर? अगली बात करते हैं कि भारत का प्रथम वायस राय लॉर्ड कैनिंग होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब ये मत सोचना कि लॉर्ड कैनिंग जो है वायस राय मतलब गवर्नर जनरल के साथ साथ उसे और क्या कहा जाएगा? वायस राय भी कहा जाएगा। 3 बात। चौथी बात, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नवीन मंत्री पद सृजित किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में मतलब जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल है उसमें एक नवीन मंत्री पद सृजित किया गया, जिसका नाम क्या था? भारत मंत्री या भारत सचिव। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नवीन मंत्री पद सृजित किया गया, जिसका नाम क्या आ रहा? भारत मंत्री या भारत सचिव। और भारत के पहले भारत मंत्री या भारत सचिव का नाम क्या था? चार्ल्स वुड भारत के पहले भारत मंत्री या भारत सचिव थे। अगली बात, इस भारत मंत्री या भारत सचिव को परामर्श देने के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई गई थी। मतलब 15 सदस्यों का एक भारत परिषद बनाया गया, जिसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। एक परामर्शदात्री परिषद बनाई गई, जिसे क्या कहा जाएगा? भारत परिषद। और इसमें कुल सदस्य कितने होंगे? 15 सदस्य होंगे। क्लियर? ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नवीन मंत्री पद भारत मंत्री या भारत सचिव के नाम से सृजित किया गया, जिसका पहला भारत मंत्री कौन था? चार्ल्स वुड। और इस भारत मंत्री को परामर्श देने के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। क्लियर? यहां तक की बातें कंप्लीट हुई। अगली बात देखते हैं। एक बात मैंने आपको बताई थी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, जिसमें 2 संस्थाएं बनाई गई थी। पहली संस्था कौन सी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरी संस्था कौन सी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही आगे जाकर क्या हो जाएगा? भारत परिषद। वो बात समझ में आ गई होगी आपके कि वहां पर बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और यहां पर क्या बना दिया गया है? भारत परिषद। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब अगर कुल मिलाकर अपन बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो चुका है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर नई संस्था कौन सी आ चुकी है? भारत परिषद। क्लियर? और इसी के साथ आपको यह भी याद होना चाहिए कि 1784 में जो दोहरा शासन प्रणाली या द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, उसका भी यहां पर अंत हो जाता है। अगली बात करते हैं अपन अगली चीज की ओर। जो ब्रिटिश महारानी थी, जिसका नाम क्या था? महारानी विक्टोरिया। उस ब्रिटिश महारानी ने भारतीय जनता से कुछ वादे किए थे और उन वादों को भारत भेजा था। और तत्कालीन वायसराय कौन था? वायसराय हमारा पहला लॉर्ड कैनिंग। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया था, जिसे क्या कहा जाता है? इलाहाबाद दरबार। इस इलाहाबाद दरबार में तत्कालीन वायसराय ने, लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया द्वारा किए गए वादों को पढ़कर सुनाया था। तो अब ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारतीय जनता से क्या क्या वादे किए थे वो भी देख लेते हैं। पहला वादा, भारतीय राजाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार पुनः प्रदान किया जाएगा।
देखिए भाई, आपको पता है 1857 की क्रांति के कारणों में एक मुख्य कारण यह भी था कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था कि राजाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया था। मतलब जिन राजाओं के पुत्र नहीं हैं उन रियासतों पर ब्रिटिश सरकार खुद कब्जा कर लेती थी, और उसी नीति को क्या कहा गया था, राज्य हड़प नीति। आपको पता होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही हुआ था। उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उन्हें पुत्र गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, और उनकी रियासत झांसी को हड़पने की एक प्रयास किया जा रहा था। क्लियर? तो इस अधिनियम के तहत मतलब महारानी विक्टोरिया ने क्या घोषणा की, पहली कि भारतीय राजाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार पुनः प्रदान किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, भारतीयों को जबरन ईसाई नहीं बनाया जाएगा, दूसरी घोषणा। देखिए भाई, ईसाई मिशनरी जिनको धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई थी वो भारतीयों को मांस मदिरा का सेवन कराकर जबरदस्ती ईसाई बना रही थी। तो इसके तहत दूसरी घोषणा यह की गई कि भारतीयों को जबरन ईसाई नहीं बनाया जाएगा। तीसरी घोषणा, भारतीयों को भी उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीसरी घोषणा में क्या कहा गया कि भारतीयों को भी उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा। और चौथी और लास्ट बात, ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति सैनिक क्रांति, एक सैनिक विद्रोह था, और सेना का गठन दोबारा से करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, पील आयोग। मतलब चौथी घोषणा, पील आयोग के नेतृत्व में सेना का पुनर्गठन किया जाएगा। क्लियर? तो यह हमारा हुआ भारत शासन अधिनियम 1858। आशा करता हूं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। आज हमने 3 अधिनियम पढ़े हैं। कौन कौन से? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और तीसरा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858। आप इनको दोबारा से देखिए, पढ़िए, खुद रिवाइज कीजिए और इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। एक बात, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सन 1774 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। वहां पर मैंने आपको मुख्य न्यायाधीश का नाम नहीं बताया था। अगर आपको सबको मुख्य न्यायाधीश का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में उस मुख्य न्यायाधीश का नाम भी आप जवाब दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।